इसके बाद स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम कैसे देख सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले क्या आता है, रिस्पांस, और उस रिस्पांस के आधार पर हम उसको स्टिमुलस देते हैं और उसके बाद रीइंफोर्स हो जाता है हमारा व्यवहार। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और क्या होता है, फिर रिस्पांस आता है, फिर उसका स्टिमुलस दिया जाता है, फिर रिइंफोर्समेंट हो जाती है, फिर रिस्पांस आता है, फिर स्टिमुलस आता है और फिर से रिइंफोर्समेंट। और ये चक्कर निरंतर चलता रहता है सीखने सिखाने का। इसको हम और अधिक समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तो ये क्या होता है, ये होता है एक रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत होता है, एक होता है शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, और एक होता है मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये तीन प्रकार का होता है। रेखीय अनुबंधन अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत की बात करें तो इसको स्किनर ने 1952 में दिया था। और ये किससे संबंधित था, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, फ्रॉम नोन टू अननोन। जो आपका पहले का ज्ञान है और जो आप अब दे रहे हैं उसको जोड़ना, उसको हम बोलते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन में क्या करते हैं, ये देखते हैं, ये नॉर्मन ई क्राउडर ने दिया था 1960 में। और इसमें सबसे पहले समस्या का पता लगाते हैं और उसके बाद उसका निदान करते हैं। और मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत को दिया था गिलबर्ट ने 1962 में। और इसमें क्या करते हैं, यह सिद्धांत पाठ्यक्रम पर अधिक बल देता है। तो ये था अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत और उसके प्रकार। इसके बाद साइंस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कैसे हम चेंज करते हैं बिहेवियर को, आइए देखें। सबसे पहले बिहेवियर होता है और डिजायर्ड पॉजिटिव बिहेवियर। हम चाहते हैं कि पॉजिटिव, हर एक व्यक्ति ऐसा ही चाहता है, हर एक अध्यापक ऐसा चाहता है कि बच्चा हमारा पॉजिटिवली बिहेव करे, पॉजिटिवली सीखे। तो उसमें जो डिजायर्ड पॉजिटिव बिहेवियर होता है तो वो क्या देता है, खुशी देता है, गिव प्लेजर, और रिमूव पेन। जब बच्चे को मजा आता है तो उसको व्यवहार को बार बार दोहराता है और वो उसको सीख जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं हम रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर से हम उस खुशी को बढ़ाते हैं और दर्द को कम करते हैं, या जो उसका अनहैप्पी मोमेंट है किसी भी एक्शन से उसको कम कर देते हैं। उसके बाद डिजायर्ड बिहेवियर में उसको मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेन पॉजिटिव बिहेवियर को मेंटेन करना आपने। जैसे बच्चे ने सीख लिया और उसको जो ना सीखने का गम था वो दूर हो गया, उसको मजा आने लगा, तो उस व्यवहार को आपने मेंटेन करना है। और फिर जो रीइंफोर्सर आप दे रहे हो कि आप ये कर लोगे तो मैं आपको ये दूंगा, क्योंकि पहले आप रिस्पांस दोगे उसके बाद स्टिमुलस दोगे। तो जो रीइंफोर्सर है उसको आपने कम 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 करते रहना है, फेड रीइंफोर्सर कम करते रहना है। और उससे क्या होगा, चेंज इन बिहेवियर विदाउट रीइंफोर्सर। फिर उसके व्यवहार में वो बदलाव आ जाएगा और उस बदलाव के लिए उसे किसी रीइंफोर्समेंट की या किसी भी रीइंफोर्सर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी दूसरी अवस्था देख लें, अनडिजायर्ड नेगेटिव। ये अनडिजायर्ड है, हमें पसंद नहीं है, और नेगेटिव भी है। तो इसमें क्या होता है, गिव पेन, ये पेनफुल होता है। और इसमें क्या होता है, रिमूव प्लेजर। बच्चा गाली दे रहा है तो पेनफुल एक्सपीरियंस है एक अध्यापक के लिए, माता पिता के लिए। तो जो उसे गाली देने का आनंद आ रहा है, मजा लेता है बच्चा गाली देने का, उसको तो रिमूव करना, वो प्लेजर को रिमूव करना। और रीइंफोर्सर जो है कि गाली देंगे तो आपको मार पड़ेगी, तो वो बच्चा उस गाली को देना बंद कर देगा और सीखेगा। The closer you implement a reinforcer to a behavior, the greater the chance of changing behavior. जितना आप रीइंफोर्सर को क्लोज करेंगे बिहेवियर में, आपके बिहेवियर को
चेंज करने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है, उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमने देखा इस चित्र की सहायता से कि व्हाट इज द साइंस ऑफ चेंजिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें रीइंफोर्समेंट हम देते हैं, स्पेसिफिक एक्शन बिकम्स मोर लाइकली। जो आपने स्पेसिफिक एक्शन देना है वो बार बार देना है, मोर लाइकली। और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आते हैं और एपिटाइटिव स्टिमुलस इंट्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरी ओर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आती है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दो प्रकार की है। इसमें एस्केपिज्म होता है, अवर्सिव स्टिमुलस टर्मिनेटेड, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, बट इज अवर्सिव स्टिमुलस। और उसके बाद एक्टिव अवॉइडेंस होती है, अवर्सिव स्टिमुलस प्रिवेंटेड, एक्टिव अवॉइडेंस। एस्केप ऐसा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भाग जाना, सुनना नहीं, पता हमें नेगेटिव होने वाला है। और दूसरा क्या, एक्टिव अवॉइडेंस, सामने से मना कर देना, तो वो क्या है, अवर्सिव स्टिमुलस आपने प्रिवेंट कर दिया। और दूसरी ओर पनिशमेंट, ऑपरेंट कंडीशन में एक और रीइंफोर्समेंट है तो दूसरी ओर क्या है, पनिशमेंट। और इसमें स्पेसिफिक एक्शन बिकम्स लेस लाइकली, जो स्पेसिफिक एक्शन है वो कम हो गया। इसमें क्या करते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, अवर्सिव स्टिमुलस इंट्रोड्यूस्ड, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। और दूसरी ओर नेगेटिव पनिशमेंट में एपिटाइटिव स्टिमुलस टर्मिनेटेड, इसमें एपिटाइटेड स्टिमुलस को हम टर्मिनेट कर देते हैं। अब ये देखते हैं, हंगर कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फूड एज एन एपिटाइटिव स्टिमुलस। अब आपको पता लग गया होगा कि एपिटाइटिव स्टिमुलस होता क्या है। हंगर कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ फूड, अगर आपको बड़ी बड़ी भूख लगी है और आपको भोजन दिया जाए तो एपिटाइटिव स्टिमुलस जो है वो, भोजन क्या दिया आपको, एपिटाइटिव स्टिमुलस, वो आपको भोजन के रूप में दिया और आपको भूख लगी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और अवर्सिव स्टिमुलस क्या है, अवर्सिव स्टिमुलस इज अनप्लीजेंट स्टिमुली दैट इंड्यूस चेंजेस इन बिहेवियर बाय नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देनी है या पॉजिटिव पनिशमेंट देनी है, तो उस स्टिमुलस, जो अनप्लीजेंट स्टिमुली है, वो उस बिहेवियर में बदलाव लाता है, जो नेगेटिव बिहेवियर होता है उसमें बदलाव ला देता है। तो ये हमने इस चित्र के सहायता से समझा। उसके बाद 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन कौन से हैं, आइए देखें। पहला है आर पॉजिटिव प्लस आर, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है पहले क्वाड्रेंट में, और दूसरे में क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट माइनस आर। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पनिशमेंट और अगले क्वाड्रेंट में नेगेटिव पनिशमेंट। इसको कैसे समझेंगे, इधर को हम ऐड करते हैं और इधर को रिमूव करते हैं। ऐड क्या करते हैं, बिहेवियर को ऐड करते हैं, बिहेवियर को लाते हैं पॉजिटिवली पॉजिटिवली, और इधर नेगेटिवली, इधर को हम पॉजिटिवली चलते हैं और इधर को हम नेगेटिवली चलते हैं। फिर यहाँ क्या होता है, इंक्रीज इन बिहेवियर, जो पॉजिटिव है वो इंक्रीज इन बिहेवियर और जो नेगेटिव है वो डिक्रीज इन बिहेवियर। तो इस प्रकार हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कैसे उपयोग करते हैं बच्चों को सिखाने में। आगे मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताने जा रहा हूं। स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, इस सिद्धांत के द्वारा शिक्षण के दौरान छात्रों को पुनर्बलन के आधार पर अधिगम के अच्छे अवसर प्रदान किए जाते हैं। पुनर्बलन के आधार पर छात्रों को लर्निंग के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 2, विद्यार्थी या मनुष्य का व्यवहार इतना जटिल होता है कि उसे वांछित या सही दिशा में तुरंत नहीं बदला जा सकता, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। यह छात्रों में अंधविश्वासों को दूर करके अधिगम की वैज्ञानिकता की प्रक्रिया को अपनाने पर जोर देता है। इसके द्वारा स्थायी एवं सुदृढ़ अधिगम प्राप्त किया जाता है। यह सिद्धांत सफलता को बहुत अधिक महत्व देता है। तो ये सिद्धांत के शैक्षिक महत्व है। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग कौन कौन सा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का एजुकेशन में हम कैसे उपयोग करते हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत बताता है
कि बालक में भी अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करना है तो उसे पुनर्बलन देने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रीइंफोर्स करना चाहिए उसके व्यवहार को। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता पर जोर देने को कहता है। यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। गणित में पहाड़े, भाषा में वर्तनी या विलोम शब्द तथा मुहावरे आदि याद कराते हुए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बच्चा ठीक बोल रहा है तो उसको पॉजिटिवली करो, नेगेटिव गलत बोल रहा है तो उसको नेगेटिवली हम उस गलती को रिमूव कर सकते हैं। बालकों से वांछित व्यवहार उत्पन्न करवाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि हमने ऑप्टिमम बिहेव बच्चों से लाना है, उनमें वो पैदा करना है, तो इस सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट का प्रयोग करते हैं। स्किनर के सिद्धांत की आलोचना भी की है, कई बार ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में आता है। यद्यपि अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की प्रशंसा ही की है, परंतु कुछ शिक्षण शास्त्रियों ने स्किनर के सिद्धांत की आलोचना भी की है। उन्होंने यह माना है कि यह सिद्धांत एक नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया है और नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए इस सिद्धांत के प्रयोग को हम प्राकृतिक परिस्थितियों में कैसे लागू कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में इसको इंप्लीमेंट किया गया है, तो हम इसको नेचुरल कंडीशंस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और उनका यह भी कहना है कि इस प्रकार के प्रयोग में पशु और अन्य जीव थे, पशु थे और पक्षी थे, पर उन पर आधारित नियम सीखने की सामाजिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी हो सकते हैं, कि ह्यूमन बीइंग में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, हमने देखा है कि ये हम ह्यूमन बीइंग पे, हम अपने बच्चों पे भी इनको प्रयोग करते हैं और ये वर्क भी करते हैं। इसी प्रकार कार्यात्मक पुनर्बलन प्रणाली मानव की स्वेच्छा, उत्सुकता और क्रियात्मकता पर ध्यान देने में असफल रही है। प्रयोजन मूलक शिक्षण में ये एक कमी यह है कि विद्यालय की पूर्ण पाठ्यक्रम के प्रोग्राम उपलब्ध नहीं है जो इस सिद्धांत के अनुसार करवाए जा सके। ये इसकी आलोचना है, लेकिन इसके पॉजिटिव भी मैंने आपको बताए थे। तो हम आज भी इन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं और हम उनमें सफल भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।